केमिस्ट्री ग्रेड 10 NBF चैप्टर नंबर 2 मैटर की आज एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। पहला MCQ, व्हाट हैपन्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग मेल्टिंग। जब मेल्टिंग हो रही होती है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस के साथ क्या होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। देखें, आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी स्टेज द सेम रहती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आती है और पोटेंशियल एनर्जी भी आती है। ड्यूरिंग मेल्टिंग आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी वही रहती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो इन टोटल आप लोगों की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सॉलिड टर्निंग डायरेक्टली इनटू गैस। जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में जाता है तो उसे हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद है बॉइलिंग अकर्स एट। बॉइलिंग कब होती है? एट अ फिक्स टेम्परेचर, क्योंकि एनी टेम्परेचर पे आप लोगों के पास एवापोरेशन है। रूम टेम्परेचर की कोई बात नहीं, एनी प्रेशर गलत है, अ फिक्स्ड टेम्परेचर। उसके बाद ड्यूरिंग कंडेंसेशन द पार्टिकल्स इन अ गैस। कंडेंसेशन के अंदर गैस से लिक्विड बन रहा है, तो आप लोगों के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने करीब करीब आना है, तो फिर वो लूज़ करेंगे एनर्जी और आहिस्ता मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस है कि गैस से लिक्विड में से जाना है, ये कंडेंसेशन है आप लोगों के पास। इसके बाद अगला आप लोगों के पास MCQ है, विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, PTVN। जब V और P को आप लोग कर रहे थे बॉयल्स हो था, जब V और T को आप लोग कर रहे थे चार्ल्स हो था, और जब V और N को आप लोग कर रहे थे ये एवोगैड्रोस हो था। तो जब V और T को कर रहे थे तो कौन था? चार्ल्स। अगला हमारे पास MCQ है हमारा, इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग बिकॉज इवेपोरेशन अकर एट द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग अकर्स ओनली एट द सर्फेस गलत। इवेपोरेशन रिक्वायर्स अ फिक्स टेम्परेचर गलत। बॉइलिंग अकर्स एट एनी टेम्परेचर गलत। तो ये वाला आप लोगों के पास सही ऑप्शन है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज व्हेन। प्रेशर कब इंक्रीज करेगा काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक? तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आप लोगों के पास प्रेशर भी इंक्रीज होगा। विच फैक्टर इफेक्ट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को कौन सा इफेक्ट करता है? बोथ A and B। उसके बाद है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉलिड से गैस में स्लोली स्लोली कन्वर्ट होता है। द डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द मेडिसिन गलत। इट इंश्योर्स द मेडिसिन रीचेज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कीप्स द मेडिसिन इन वन प्लेस। इट इंक्रीजेज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेडिसिन। तो इसका जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल आंसर है वो B है। ठीक है, MCQs हमारे पास हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी एज ड्यूरिंग फेज चेंज द heat provided is used to overcome internal forces, thus it does not alter kinetic energy resulting in constant टेम्परेचर। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। और फेज चेंज जब हो रही है आइस से वाटर के अंदर, तो यहाँ पे जो आप लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो इंटरनल फोर्सेस को ओवरकम करने में, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ होती है। तो इस वो जो हीट होती है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी उतनी रहती है तो टेम्परेचर भी उतना ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फेज चेंज व्हेन अ सॉलिड इज कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस। तो सबको पता है सब्लिमेशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसकी कोई एग्जांपल्स देनी है तो वो भी दे दें, वरना आप लोगों का आंसर पूरा हो गया। सब्लिमेशन के अंदर ड्राई आइस आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकती है आप लोगों की?
मथ बॉल्स आ सकती हैं, मैंने सब कुछ डिटेल से आप लोगों को पढ़ा दिया हुआ है। इसके अंदर आप लोगों की फ्रीज ड्राइंग भी आ सकती है, बट इतना काफ़ी है। उसके बाद हमसे तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉयलिंग। तो इसका वही जवाब होगा जो मैं बहुत बार अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। ये आप लोगों के पास इसका जवाब है। बॉयलिंग और इवेपोरेशन के अंदर टेबल फॉर्म में फ़र्क बताएं। सारे फ़र्क इंपॉर्टेंट हैं, सारे आप लोगों ने लिखने होंगे अगर ये पेपर में आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंटरप्रेट अ हीटिंग कर्व फॉर वाटर, आइडेंटिफाई की फेज चेंजेस। आपको याद होगा एसएलओ करते वक्त मैंने आप लोगों को आइकोसेन एक एलिमेंट, एक आइकोसेन एक आप लोगों के पास सब्सटेंस है, उसका मैंने आप लोगों को हीटिंग कर्व मैंने उसके आप लोगों को पढ़ाया था, हीटिंग और कूलिंग कर्व। अब वो कह रहा है वाटर के, तो बस थोड़ी सी चेंज करके मैं बनाती हूँ। अच्छा, तो मैंने कुछ इस तरह बनाया है, यहाँ पे आप लोगों के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और यहाँ पे आप लोगों के पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आप लोगों के पास जो वाटर था ना, उसका जो आप लोगों के पास टेम्परेचर था वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ पे ये आइस थी, यहाँ पे ये हो गई आप लोगों के पास मेल्ट। इधर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ये यहाँ पे लेटेंट हीट प्रोवाइड हुई है और ये फेस चेंज है। इसके बाद यहाँ पे बन गया आप लोगों के पास वाटर। वाटर के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ये बॉइलिंग हुई है या इवेपोरेशन हुई है, तो ये बन गई आप लोगों के पास गैस। बल्कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइलिंग ही होगी, तो आप लोगों ने बॉइलिंग ही लिखना है। और चाहे आप लोग मेंशन कर दो कि ये आप लोगों के पास फेस चेंज है। उन्होंने हीटिंग कर्व कहा था तो यूँ ही बनाएंगे, अगर कूलिंग कर्व कहेंगे तो फिर इधर आप लोग और चीज़ें लिखोगे, यहाँ पे आप लोग कंडेंसेशन लिखोगे, यहाँ पे आप लोग फ्रीजिंग लिखोगे, ठीक है। अच्छा, हीटिंग कर्व हो गए ऑफ वाटर। अब अगला हमारा सवाल है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। तो मैं इसका बस एक ही आंसर दूंगी कि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और ये मुझे किस तरह पता चला है, ये कॉमन सेंस भी आप लोगों की और ये लॉ भी कहते हैं हमें। कॉमन सेंस किस तरह है कि आप लोग जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक सील्ड कंटेनर, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स मोर फ्रिक्वेंटली और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कंटेनर के वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, जिसके नतीजे में इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, हाउ डज इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। तो इसका भी जवाब मैं उसी फॉर्म में दूंगी आप लोगों को, रिलेशन की फॉर्म में, कि external pressure is inversely proportional to boiling। क्यों? बॉइलिंग में आप लोगों के पास सरफेस से और अंदर से पार्टिकल्स ने उठ के लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है। अब अगर ऊपर से आप लोगों के पास प्रेशर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स के लिए उठना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बॉइलिंग मुश्किल हो जाएगी। इसके एक एग्जांपल आप लोग कुकर ले सकते हो अपना, जो आप लोगों के पास प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर आप लोग एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हो ताकि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाए, ठीक है। और आप लोग एग्जांपल ले सकते हो हाई अल्टीट्यूड्स माउंटेन्स की, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग वैसे यहाँ पे बॉइलिंग के लिए ये एक्सटर्नल प्रेशर इन्वर्स है, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन पूछता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए असल में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ध्यान रखना। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब है कि बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो कम हुआ है, ठीक है। तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना कि एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग के, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ मॉलिक्यूलर मास इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसका भी मैं आंसर आप लोगों को इस तरह नहीं दूंगी कि आप लोग उससे 3 नंबर ले सको, बट आप लोग इसका आंसर खुद बनाओगे। मैं बस आप लोगों को इतना बताऊंगा कि जितनी ज़्यादा मास होगी, मॉलिक्यूलर मास होगी, उतनी कम डिफ्यूजन होगी, उतनी डिफ्यूजन मुश्किल होगी, क्योंकि उतना वो स्लो मूव करेगा, और जितनी काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी उतना वो स्लोली डिफ्यूज़ होंगे आप लोगों के पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, मैं 2 दूंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले मैं एक दे सकती हूँ ड्राई आइस की, उन्होंने एक ही कहा है, मैं आप लोगों के लिए 2 दे रही हूँ कि आप लोगों को जो पसंद है। ड्राई आइस आप लोगों ने सबसे पहले बताना है कि क्या है, बट ये तो एग्जाम्पल थी, उन्होंने बोला इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि थिएटर के अंदर ये फॉग इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है,
ठीक है, मेरी पहली एग्जांपल हो गई है, पहली एप्लीकेशन हो गई है। दूसरी जो मैं एग्जांपल देना चाहूँगी वो मैं दूंगी मथ बॉल्स की। ये सब्लिमेशन के रूल के ऊपर चलते हैं और उनका काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोथ्स को। डन। ये आप लोगों के पास 2 एग्जांपल हो गई हैं। अब आगे आप लोगों ने फूड प्रिजर्वेशन की देनी है वो आप लोग दे सकते हो, आप लोगों ने एयर फ्रेशनर्स की देनी है वो दे सकते हो, जो आप लोगों का देने का दिल करे। अगला है व्हाई इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फास्टर एट हायर टेम्परेचर। यानी आप जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा करते हो वैसे वैसे आप लोगों की डिफ्यूजन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर ज़्यादा करते हो वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है हाउ डज एवोगाड्रोस लॉ रिलेट टू द वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो आप लोग यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ लिखोगे कि जैसे जैसे आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों के पास वॉल्यूम भी बढ़ जाती है। और आप लोगों ने इसके अंदर बताना है कि आप लोग प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो। तो आगे आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन इसकी खुद देनी है कि जैसे जैसे मोल्स के जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं गैस के तो उनको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होती है तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड हाउ इट एक्सप्लेन्स द फेज चेंज ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगी, मैं बस बिल्कुल हल्का हल्का सा आप लोगों का एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले अगर हम लोग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को समझें तो एवरी पार्टिकल हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ये आप लोगों के बाद में किसको एक्सप्लेन करनी हूँ, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी को। अगला पॉइंट हमसे कहता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ये आप लोगों के पास थी आपकी काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब ये फेज चेंज को किस तरह एक्सप्लेन करती है? ये फेज चेंज को किस तरह एक्सप्लेन करती है कि फेज चेंज के अंदर आप लोगों के पास एवरेज काइनेटिक पार्टिकल एनर्जी नहीं बढ़ती। इंटरनल एनर्जी आप लोग नहीं कहोगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। बस आप लोगों ने बातें करनी है, यही आप लोग इसके जवाब के अंदर लिखोगे। साथ आप लोग डायग्राम्स बना सकते हैं फेज चेंज की भी, जिसके अंदर पता चल रहा होगा जो आप लोगों की हीट है पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा कम कर रही है, टेम्परेचर को ज़्यादा कम नहीं कर रही, काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा कम नहीं कर रही।
अच्छा, हाउ इट एक्सप्लेन द फेस चेंजेस ऑफ मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। आप सबकी हेडिंग तक के अलग अलग समझा सकते हो कि मेल्टिंग से फ्रीजिंग में किस तरह जा रही है फेस चेंज के वक्त, उसके अंदर जो आप लोगों के पास एनर्जी ट्रांसफर है किस तरह, और एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, फिर फ्रीजिंग से मेल्टिंग की तरफ किस तरह का है, बॉइलिंग से कंडेंसेशन की तरफ किस तरह का है, और कंडेंसेशन से बॉइलिंग की तरफ किस तरह का है। अभी आप लोगों ने बताना है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इनके सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ये वो चारों आप लोगों के पास प्रोसेस है, मैं इनके बारे में लिख देती हूँ कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं यानी पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। जब पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं तो फिर वो आप लोगों के पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी चाहिए होती है। जब पार्टिकल्स ने दूर दूर जाना है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस है एनर्जी मांगता है, जब ये एनर्जी मांगता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो एंडोथर्मिक होता है। इसी तरह लिक्विड से गैस में पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं तो ये भी एंडोथर्मिक होगा। लिक्विड से सॉलिड की बात करें, पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे हैं। पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है तो फिर आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। एंड सिमिलरली ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आगे एक्सप्लेन ज़्यादा सारा करना आप लोगों का काम है। दूसरा जो हम लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कूलिंग कर्व को इंटरप्रेट करना और फ्लैट रीजन्स का की सिग्निफिकेंस बतानी है। क्योंकि हम लोगों ने अपने ऐसा लॉस के अंदर आइकोसेन का पढ़ा था कूलिंग कर्व, तो यहाँ पे मैंने आइस का बना दिया। वेपर से पहले वाटर में जाना फिर आइस में जाना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये वेपर्स बने हुए हैं, ये अभी गैस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वापस आएंगे वाटर के अंदर तो क्या हो गया आप लोगों के पास कंडेंसेशन, और आप लोगों के पास क्या बन चुका है वाटर। यहाँ पे आप लोगों के पास होगी फ्रीजिंग, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बन चुकी है आइस। ये गैस है। ये हमारे पास कूलिंग कर्व था ऑफ वाटर, आइस या वेपर्स, आप लोग कुछ भी कह सकते हो। अब हमसे क्या था कि फ्लैट सर्फेसिस जो हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनका मतलब क्या है। जो आप लोगों के पास फ्लैट सर्फेसिस आप लोगों को नज़र आ रही हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। फ्रीजिंग और कंडेंसेशन के नीचे जो आप लोगों को फ्लैट सर्फेसिस नज़र आ रही हैं, तो इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यहाँ पे आप लोगों की सिर्फ आप लोगों को लेटेंट हीट प्रोवाइड की जा रही है, और यहाँ पे आप लोगों को इधर आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में हेल्प की जा रही है। यहाँ पे आप लोगों की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प की जा रही है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है ऑफ दिस फ्लैट रीजन्स। अब आप लोगों ने सिर्फ इतना बनाकर नहीं छोड़ देना, चाहे उन्होंने सिर्फ इंटरप्रेट बोला है, नीचे 2-3 लाइनें हर कर्व के बारे में बोलनी है। नहीं, इस लाइन के बारे में भी एक बात बोलनी है, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। टोटल आप लोगों के पास 5 से 6 लाइनें इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ डिफ्यूजन वर्क्स इन गैसेस एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले डिफ्यूजन किस तरह वर्क करता है इन गैसेस। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि डिफ्यूजन ठीक है, मैंने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे डिफ्यूजन को, तीन मेन फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम आप लोगों के पास डिफ्यूजन होगी, क्योंकि पार्टिकल स्लोली मूव करेंगे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतनी ज़्यादा तेज़ पार्टिकल मूव करेंगे तो उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। और लास्ट में आप लोगों के पास था डिफ्यूजन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन ग्रेडियंट स्टीप होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टीप की बात करनी है। तो ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए। थिंक टैंक की तरफ चलते हैं।
ये आप लोगों के असल में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, भी कर लेने चाहिए। पहला है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड हाउ इट इफेक्ट्स कुकिंग टाइम्स। प्रोवाइड a detailed explanation based on kinetic particle theory and external pressure। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूँ डिटेल, तो मैं जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देती हूँ जो कि हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी ज़्यादा एल्टीट्यूड होगी उतना ज़्यादा आप लोगों का क्या होता है, प्रेशर एक्सटर्नल कम हो जाता है, और जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और इसकी वजह से कुकिंग स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ जो आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ जो आप लोगों की कुकिंग है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ आप लोगों का जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने खुद से एक रिलेशन बना दी है। अच्छा, बस यही थी आप लोगों की एक्सप्लेनेशन इसके कि किस तरह आप लोगों की कुकिंग इफेक्ट होती है, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की बेस पे आप लोगों ने सारी बात एक एक करके बतानी है कि आप लोगों के जो प्रेशर है वो किस तरह कम होता है, पार्टिकल्स कम होते हैं, एल्टीट्यूड ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, पार्टिकल्स कम होंगे तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और फिर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कुकिंग स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन रेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स। कहना वो ये चाह रहे हैं कि जब हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं तो उसके अंदर डिफ्यूजन रेट को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। उसको अंडरस्टैंड इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम लोग डिफ्यूजन रेट को ही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक वो इफेक्टिव किस तरह होंगे आप लोगों की जो दवाई है। क्या मतलब है मेरा, कुछ आप लोगों की इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जिन्होंने ज़्यादा जल्दी काम करना होता है, कुछ इस तरह की दवाइयाँ होती हैं जो थोड़ी देर से काम करती हैं। जिस तरह आप लोगों की जो अस्थमा की गोलियाँ हैं, वर्क नहीं, मैं यहाँ पे कहती डिफ्यूज़ कह देती हूँ। और यहीं पे आप लोग इंसुलिन की गोलियों की बात करोगे थोड़ी देर से काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा लास्ट थिंक टैंक है कि इवेलुएट द एनवायरमेंटल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग सब्लिमेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। एयर फ्रेशनर के अंदर किस तरह सब्लिमेशन यूज़ होता है और 3D प्रिंटिंग के अंदर किस तरह यूज़ होता है। तो एयर फ्रेशनर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर फ्रेशनर जो होते हैं वो आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता गैस फॉर्म में कन्वर्ट होके आप लोगों की जो खुशबू है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलाते हैं इन द रूम, ताकि आप लोगों का लॉन्ग लास्टिंग रह जाए। ठीक है, आप लोगों ने खुद एक्सप्लेन करना है, आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट। उसके बाद 3D प्रिंटिंग की बात करें तो इसके अंदर भी आप लोगों की जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होती है, वो मग के ऊपर, वो क्लॉथ्स के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर जाके लगती है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ बॉन्ड्स बना लेती है। ये बॉन्ड्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, और फिर उन्हीं के अंदर वो रह जाती है, और वो बहुत हाई क्वालिटी और ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस बना देती है उनके ऊपर, जिसको हम लोग प्रिंटिंग कहते हैं, ऑन योर क्लॉथ्स, ऑन योर मग्स वगैरह। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की है कंसिडरिंग बहुत बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। तो बेनिफिट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ड्रॉबैक्स भी बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर एयर फ्रेशनर्स की बात करें तो ये इंटरनल एयर पोल्यूशन कॉज कर सकती है, क्योंकि बेंजीन, एसिटाल्डिहाइड इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ करती है। और जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं ना, ये असल में आप लोगों की जो गंदी स्मेल है, जो बैड स्मेल है, उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं, कि उसको ओवर पावर कर रहे होते हैं अच्छे वाले परफ्यूम्स की मदद से। और ये असल में आप लोगों के नेज़ल कैविटी के ऊपर इस तरह की लाइनिंग कर देते हैं कि आप लोग
बैड स्मेल से बच सको, तो ये आप लोगों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, आप लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी कॉज करा सकते हैं। इसी तरह 3D प्रिंटिंग की अगर बात करें तो ये ज़्यादा हीट से इफेक्ट हो जाती है और इसके जो मटेरियल्स होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। लाइक हर मटेरियल सब्लिमेशन के अंदर को नहीं जा सकता, तो अब जो मॉडर्न 3D प्रिंटिंग है वो एक्सेप्ट नहीं करती है आप लोगों की सब्लिमेशन प्रोसेस को, तो वो और प्रोसेस के थ्रू होती है। पहले ज़मानों में और अभी भी कम, लेकिन आप लोगों की 3D प्रिंटिंग जो होती है वो थ्रू सब्लिमेशन हो ही जाती है। आखिर में यही कि जो आप लोग आज के मॉडर्न साइंसेस ने सब्लिमेशन के जो दोनों यूजेस थे इनको अब तकरीबन ओवरकम कर ही लिया और वो अब नए इनके अल्टरनेटिव्स ले आई है ताकि ये जो पोल्यूशन वगैरह के इश्यूज थे आप लोगों के ड्रॉबैक से कम किए जा सकें। लेकिन चूंकि वो क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं सब्लिमेशन के यूजेस, तो हम लोग ये बता सकते हैं क्योंकि अभी भी ये चलते हैं और ये पुराने ज़माने में भी चलते थे। तो NVF का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।